नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू करें, आइए अपने अतिथि व्यालोक त्रिपाठी नहीं, पाठक जी। चलिए 5 मिनट हो ही गया, चलिए ठीक है। हाँ। नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू करें, आइए सबसे पहले अपने अतिथि का स्वागत कर लें, व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरे भी नमस्ते। जी, व्यालोक जी, बहुधा होता यह है कि जब हम कोई चर्चा करते हैं तो किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, और इस लिहाज से होता यह है कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो छूट जाते हैं। तो हमने आपके साथ, क्योंकि दर्शकों, व्यालोक जी करंट अफेयर्स न्यूज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो बिल्कुल अपडेटेड होते हैं। तो मुझे लगा कि व्यालोक जी के साथ एक नए फॉर्मेट की चर्चा की जाए। तो आज हम 3 ऐसी घटनाओं को एक साथ बात करने वाले हैं, जिनमें से 2 घटनाओं का तो सीधा-सीधा एक दूसरे से रिश्ता कायम होता है, और तीसरी घटना जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। पहली घटना आती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। बीते दिनों मुजफ्फरनगर से एक वीडियो, सो कॉल्ड वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक छात्र की पिटाई होती है। वहां पर हिंदू मुसलमान, संयोग से वो छात्र मुसलमान होता है। उस पूरी घटना को हिंदू मुसलमान करके जिस तरीके से उड़ा गया, जबकि वो एक गलत टीचिंग का था, और उसमें भी अब घालमेल आ रहा है कि वो मामला वो नहीं था जिस उसको प्रेजेंट किया गया था। लेकिन उसी के बाद एक घटना आती है जम्मू कश्मीर के कठुआ से। कठुआ में एक बालक जिसने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया, उसके बाद उसकी इतनी पिटाई की गई कि वो आज भी मरणासन स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। लेकिन कठुआ पे आपको कोई बात होती हुई सुनाई नहीं दे रही। तीसरी बात, 3 राज्यों के राज्यपाल रहे कांग्रेसी अजीज कुरैशी, उनका इतिहास रहा है जहर बोने का। उन्होंने फिर एक जहर बोया है। उन्हीं के इस वाले जहर बोने के रेफरेंस से ही हम उनके पहले बोए गए जहरों पर भी बात करेंगे। व्यालोक जी, कठुआ और मुजफ्फरनगर, इन दोनों घटनाओं में एक में इतना हल्ला, दूसरे में इतनी शांति। क्या मुजफ्फरनगर के बाद हुई कठुआ की घटना को रिएक्शन माना जाए, और या कठुआ में शांति और मुजफ्फरनगर में हल्ला? कैसे देखते हैं आप इन दोनों घटनाओं? देखिए, बचपन में हम सबने एक कहानी पढ़ी है, भेड़िया आया वाली। तो इन सेकुलरों ने और सो कॉल्ड बुद्धि पिशाचों ने इतना जहर बोया इस मुल्क में कि अब 1 इंच जमीन नहीं बची है जहां जहर नहीं। समाज का इतना तीखा ध्रुवीकरण, कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील है, कोई भी व्यक्ति जो सनातनी है, वह दुखी होगा कि समाज का इतना तीखा ध्रुवीकरण हो गया है, इतनी बड़ी ये खाई हो गई है कि अब लगता नहीं कई बार कि यह खाई पाटी जा सकेगी। बहरहाल, जो जहर बोने वाले हैं, जो गिद्ध हैं, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है, वो बोते हैं। अगर इन लोगों ने 40-50 वर्षों तक लगातार एक खामोशी, षड्यंत्रपूर्ण खामोशी, ध्यान रहे, खामोशी इसलिए नहीं कि ये शांति और अमन चाहते हैं, खामोशी इसलिए कि ये धूर्त हैं, ये षड्यंत्रकारी थे। और कई सारे प्रोग्रेसिव कानूनों को बदलकर साहबानों की तरफ मेरा इशारा है, साहबानों वाला मामला जो था, जिसको राजीव गांधी जी ने प्रचंड बहुमत के बल पर बदल दिया, और एक समुदाय विशेष का जो तुष्टीकरण होता रहा लंबे अरसे तक, उसका परिणाम है कि आज कोई टीचर मारता है तो पहली बात मार्शल पनिशमेंट की या कैपिटल पनिशमेंट की, इन सब बातों की चर्चा नहीं होती है कि भाई स्कूलों में इस पर रोक है, या उस बच्चे के नजरिए से नहीं सोचा जाता कि उसके बाल मन पर क्या प्रभाव होगा या आगे चलकर वह कैसा नागरिक बने। सोचा क्या जाता है कि सबसे पहले दोनों की जात निकालो, जात वाला एंगल अगर नहीं फंस रहा है तो धर्म निकालो, और अगर धर्म वाला एंगल नहीं फंस रहा है तो फिर कुछ वर्ग का संघर्ष निकाल लो।
और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर चलो इस मामले में दम नहीं है। और पिछले कुछ वर्षों से जो हमारी मीडिया का हाल है उसने भी इसमें आग में घी डाला है। जैसे मुझे याद है कि 2012-13 तक, 11-12 तक कम से कम 2 समुदाय ही लिखा जाता था। हम्म। हम्म। आजकल की तरह छूटकर हिंदू और मुसलमान, 2 समुदाय मतलब क्या, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि हिंदू ईसाई में या हिंदू सिख में बहुत कम हुआ है। एक दो ऐतिहासिक दुर्घटनाएं हो गई हो तो हो गई हो, एक जो 84 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, या फिर वरना जो जैन है, पारसी हैं, तो 2 समुदाय जहां भी होते हैं वहां मतलब मोटे तौर पर हम लोग हिंदू मुसलमान ही लगाते हैं। तो हम लोगों को तो यह सिखाया जाता था कि मामला ये भी हो। जाति का उल्लेख आजकल बहुत आसानी से हो रहा है, लोग दलित लिख रहे हैं, जबकि ये सब हमें कहा जाता था कि आपको दलित नहीं लिखना है। दलित इनफैक्ट गलत है लिखना है या बोलना, आपको अनुसूचित जाति और जनजाति लिखना है। आपको धार्मिक या सांप्रदायिक पहचान उजागर नहीं करनी है। लेकिन नई तकनीक ने और चीजों ने इस तरह पत्रकारिता को बदला कि अब आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो हर एक कैमरा एक टीवी चैनल है, और हर एक व्यक्ति एक एंकर है, प्रस्तोता है। तो कौन सी चीज कब वायरल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा ना। बिल्कुल ठीक बात। तो नई तकनीक ने ये भी किया है कि भाई आप नहीं करें या नहीं लिखें तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 90s में अगर 10 अखबार थे इस मुल्क के प्रसार संख्या के हिसाब से, उस 10 में अगर एक कोई प्रैक्टिस यह घोषित करके करता था कि हम आज से ये प्रयास कर रहे हैं, तो नोटिस लिया जाता था ना उसका। जैसे प्रभाष जोशी ने खब्बू लिखना शुरू किया, बाएं हाथ के बल्लेबाज की जगह, बाएं हाथ की जगह खब्बू बल्लेबाज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इन्ने उन्ने लिखना प्रचलित किया, इन्होंने और उन्होंने की जगह। इसी तरह गेंदंदाज, गेंदंदाजी, गेंदबाजी को गेंदंदाजी भी उन्होंने चलाया, ठीक बात। बल्लेबाजी को भी कुछ चलाया, बहुत सारी बातें थी। तो मीडिया अगर ढंग से इस बात को नहीं लिखेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि 10 मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने मीटिंग की बाकायदा, जो भी उनके संस्थान हैं उन्होंने ये निकाल भी दिया कि अब से हमको नहीं लिखना है। लेकिन गली गली में जो यूट्यूबर्स हैं या जो हर एक व्यक्ति एक खुद में है पत्रकार, वह अगर पहचान उजागर करता चला जा रहा है तो आप कितनी देर रोक पाएंगे। अब तो ट्विटर पर तुरंत ये हो जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पर पत्रकारिता का जो है वो स्वरूप बदल गया है, आप एक तरह से ये कह लीजिए, तो वहाँ पर पहचान तो उजागर हो जाती है। लेकिन आप इन नेताओं का क्या करेंगे? आप देखिए मुजफ्फरनगर की घटना हुई, सबसे पहले हैदराबाद वाले साहब लेके उछल गया, हाय अल्लाह हाय। वही मैं आ रहा था कि अब ये तो दरअसल ये इतना बड़ा टॉपिक है, और मेरी आपसे हमेशा शिकायत ये रहती है कि आप मुझे जब भी लाते हैं तो टॉपिक इतने सारे ले आते हैं। अब आपको 3 टॉपिक इसी एक बातचीत में निपटाना है। खैर, तो वो भूमिका थी। बेसिक बात ये है कि नेता फिर उसको बयान देके, आड़े तिरछे बयान, जैसे मुजफ्फरनगर वाले में अगर ये लोग 6 घंटे 7 घंटे भी अगर इंतजार कर लेते तो एक बार छोटे यूट्यूब पर आके बात खत्म हो गई होती। ठीक। उसके बाप के पास पहुंच गए, उसके बाप ने कुछ देर पहले कुछ बयान दिया, फिर बदला, फिर नहीं दिया, फिर पता चला कि जिसने वीडियो वायरल किया वो चाचा था, राइट। और चाचा ने वायरल करवाया, कुछ उसका अपना सेल्फिश डिजाइन रहा होगा। उसके बाद पता चला कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम लोगों के बचपने में भी हुआ करती थी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आने लगी, तमाम चीजें। मतलब आप देखिए कि बहस कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि
सोशल मीडिया ने ऑलरेडी इस मामले को उछाला या जितना नहीं उछाला या वायरल नहीं हुआ था, लेकिन जब राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया, उसके बाद कांग्रेस ने सब जगह जब इसको बांट दिया, फिर अखिलेश लेके उड़ गए, फिर तमाम जो चीजें हो गई इसके साथ, उसके बाद ये घटना व्यापक बन गई। फिर उसमें फैक्ट चेकर्स आ गए, फिर उसमें पता नहीं कौन कौन से लोग आ गए, फिर ट्रेंड्स होने लगे, फिर क्या क्या होने लगा, और तब तक मामला चला कि जितना इसको तूल दिया जा रहा था वैसी कोई वजह थी ही नहीं, और ठीक उतना बात, हल्ला करने की जरूरत ही नहीं। ठीक बात। लेकिन आप ये बताइए कि जितनी तेजी मुजफ्फरनगर में देखी गई, मीडिया द्वारा देखी गई, कांग्रेस के नेताओं द्वारा देखी गई, कांग्रेस के चिराग द्वारा देखी गई, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा देखी गई, उतनी तेजी कठुआ की घटना पर क्यों नहीं देखी गई? वही वही तीसरा पॉइंट मैं वही बता ही रहा हूं। ये इतनी बातचीत भूमिका के दौरान मेरा वही कहना है कि अगर इन्होंने इतनी गंदगी नहीं फैलाई होती, चले जाइए मेरे पहले वाक्य पर, तो आज ये कुछ हुआ ही नहीं होता। अगर इन्होंने शाहबानों के दिन ही सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया होता और कहा होता है कि नहीं जी नहीं होता है, देश संविधान से चलेगा। 400 से सीटें थी भाई, वैसा बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला है। लेकिन आपने क्या किया, देश का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। जैसे उनके परनाना ने रखा था देश का मुस्तकबिल, जब ये हुआ कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा राजभाषा, हर एक जगह मर्दे, और इसीलिए मेरे प्यारे चाचा नेहरू फिर इसमें आ जाएंगे, मर्दे हर एक जगह मामला खिंच करके चला गया है। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होगी कि साम्यवादी होगी, नहीं हम मिश्रित रखेंगे जी। परिणाम 1991 तक आप दिवालिया हो गए थे। 47 और 91 जोड़ लीजिए कितने साल हुए? बिल्कुल ठीक है। 44 साल हुए हैं, आपका उतने में दिवाला निकल गया। विदेश नीति, हम गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्ष क्या होता है यार? न इधर के न उधर के। अरे भैया, जो न इधर का होता है न उधर का होता है वो किधर का होता है? ये बात तो मतलब, और इसको अमेरिका कहता है कि मुझसे बड़ा गुट निरपेक्ष कोई है ही नहीं, मैं सत्य न्याय और पता नहीं क्या क्या के लिए लड़ता हूं। मैं तो सबके साथ हूं। ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, बताइए, और उस समय वो 7 या 8 मुस्लिम देशों पर बम गिरवा रहे थे। तो इस तरह बेसिकली देखिए, नेताओं ने इतना ये किया है ना हिंदू जनमानस को, ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि यहाँ के भारत के नेताओं ने हिंदू जनमानस को दीवार से इतना लगाया है, इतना सटाया है कि अब उन लोगों को किसी और की दरकार ही नहीं है, आम जनता देती है। और देखिए यही रहस्य है, ये लोग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि भाई वो कोई आईटी सेल नहीं होता है। आईटी सेल वाले क्या करेंगे? आईटी सेल वालों को तो विपक्ष वालों को भी श्री लिखना पड़ता है भाई। ठीक है। आईटी सेल में जितनी बंदिशें रहती हैं, मतलब मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, ऐसा नहीं है। और आईटी सेल कोई 1.5 लाख लोगों की नहीं होती है भाई। दिल्ली आईटी सेल में 150 लोग बैठते हैं, और हर एक राज्य में तो जो स्वांतः सुखाए वाले हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो काम करते हैं जब तक चुनाव ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये आप मानिए कि जनता आपको दौड़ा लेती है, आपकी गलतियों पर जनता आपको पिछले 10 साल से दौड़ा रही है, और आप हैं कि उसको कह रहे हैं भाजपा का आईटी सेल बैन। अरे बीमारियां पहचानो तब नु दवाई होई। एके एंटनी साहब ने जो कड़वी दवा दी थी, उसका कांग्रेस के बहादुरों ने क्या तोड़ निकाला, कहा कि अब हम सॉफ्ट हिंदुत्व करेंगे जी। अरे भाई, माने नीला आप रंग लेंगे तो शेर हो जाएंगे हैं? हौद में गिर के आप नीले रंग में रंग लें खुद को तो आप शेर हो जाएंगे। पंचतंत्र में पढ़ा है ना हमने वो कहानी, सियार जो गिर जाता है
हौद में और जंगल का राजा बन जाता है। रंगा लेकिन सियार जब है वो रंगा वहीं, सियार वाला, रंगा तो भाई सियार। हिंदुत्व तो भाजपा का फोटे है और वो उस पर थोपा हुआ नहीं लगता है। अब बताइए, राहुल बाबा धोती पहनते हैं तो फिसलने लगते हैं, कई जगह उनकी लटपटाती तस्वीरें आ जाती हैं और साफ लगता है कि वो सहज नहीं। तो इस जन इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों को, सो कॉल्ड सेलेब्स को और सबको, जो भी तथाकथित तौर पर इस निजाम के खिलाफ हैं या देश में फांसीवाद से जिनको दुख है, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि उनका जनता से कनेक्ट ही हो गया है, इसीलिए वो इस सब तरह की बातें करते हैं। नहीं, आखिर जनता से कनेक्ट खत्म हो गया है, ठीक है, ये राजनीतिक दलों की समस्या हो सकती है व्यालोक जी, लेकिन कठुआ जैसे मामले में, हालांकि उसके बाद वहाँ जो गवर्नर हैं उन्होंने एक्शन भी लिया है और टीचर सस्पेंड हुआ है, प्रिंसिपल भी सस्पेंड हुआ है, क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल में हुई घटना है। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक भी खबर को लेकर न उड़ जाए, ऐसा कोई दिन नहीं आता। लेकिन उसी, आपको कठुआ, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा कठुआ किस कांड के लिए पहले मशहूर किया गया था, और उसी कठुआ में जब ये होता है, जय श्री राम लिखने पर बच्चों को मार दिया जाता है, तो शांति तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई बात ही नहीं होती। उस पर बात कौन करेगा? मीडिया की जिम्मेदारी। राहुल 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 जी का वोट बैंक ही नहीं है और मीडिया के लिए वो बिकाऊ नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए, सवाल यही आता है, दर्शक ये समझना चाहेंगे, देखिए नेताओं को हम थोड़ा सा बाद में लाते हैं, राहुल क्यों आएंगे, कांग्रेस क्यों आएगी, असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलने लग गए कठुआ के लिए बच्चे जय श्री राम पर, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन सेक्टर 16 छाप मीडिया, जो मीडिया टीआरपी खोरी के अलावा और कुछ जानती नहीं, उसको क्यों शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जा रहा है सर, कठुआ पर क्यों नहीं बात कर रहा है सेक्टर 16 सात छवन्नी मीडिया? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो ऐसे फैसले लेने वाले लोग बैठे हैं ना, वो, आप इस बात को समझिए कि सरकार बदल गई है, सत्ता बदल गई है, लेकिन चरित्र जो है टीवी मीडिया में खास तौर से जो फैसला लेने वाले लोग हैं, अब हम्म। धीरे धीरे वैसे लोग पहुंच रहे हैं जो इस तरह की बातें कह सकें, जो हम्म। इस तरह की बातों पर फैसला ले सकें कि नहीं भाई, कठुआ वाली न्यूज भी चलनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मरे दम से सही, लेकिन एक आध जगह, दो तीन जगह आ गई न्यूज, आ गई कठुआ वाली, हम्म। ठीक है। और जिस तरह से वर्चुअल मीडिया में तो जो लिखा गया, सॉरी, डिजिटल मीडिया में जिस तरह से लिखा गया, उसमें तो बाकायदा नाम देकर, और इस पर किसी भी बड़े संस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां ये खबर नहीं चली। तो खबरें तो चलने लगी हैं। दरअसल आप को इतना ओवरवेल्म कर दिया गया है ना एक सामान्य पाठक को, कि वो जब गूगल पर जाएगा तो पहले 10 खबरें वैसी ही दिखेंगी जो निगेटिव हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि कठुआ पर लोगों ने के यहाँ खबरें नहीं, हाँ, उस तरह विद्वानों ने एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि हम्म। विद्वानों के लिए हिंदू तो खैर हॉट टॉपिक नहीं है ना। ये जी। आप ऐसा पंच दिया है, मैं इसी पंच पर अगली बात करते हुए तीसरे विषय को हम दूसरे वीडियो में उठाएंगे। हिंदू हॉट टॉपिक नहीं है। जी। इस देश का ये दारिद्र्य क्यों है? इस देश के चाहे सो कॉल्ड पाखंडी शुद्धतावादी बुद्धिजीवी हों या बाकी सब, हिंदू हॉट सब्जेक्ट नहीं है, क्यों? ये कहां से? देखिए, ऐसा नहीं है। अब चौतरफा जो अचानक से बदलाव आ रहा है ना, हम्म। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव, सभ्यताएं जब बदलती हैं तो उनके पद चिन्ह बहुत पीछे से चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम और आप चूंकि बदलाव के साक्षी हैं, तो हमारे हिसाब से बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए खुद को एकाग्र कीजिए और सोचिए कि 10 साल पहले का क्या नजारा था। संसद में नजारा ये था कि सांप्रदायिक
लक्षित हिंसा बिल के बहाने हिंदुओं पर कसा जा रहा था। कश्मीर का जो हाल था सो था ही। आर्थिक मोर्चे पर हम लोग जहां थे वो थे ही। पाकिस्तान जब तब जो करता था सो करता ही था। मतलब पाकिस्तान अपनी सीमाओं में न तो महदूद था और न ही अपने संकट में इतना व्यस्त। उस समय तक पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा था, और इस सब के बाद भी आपको चीन घेर रहा था और सब कुछ। तो बदलाव हो रहा है, उसी तरह इस फ्रंट पर भी हो रहा है। आप देखिए, पैनल्स में बहस हुई है, शुरू हुई है, बहसें हम्म, हुई हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिर मैं कह रहा हूं कि एक पीढ़ी और खिसकेगी तब अभी की जो पीढ़ी है वो चारों तरफ दिखेगी। हम्म, 10 साल एक कम समय होता है जब किसी देश का मुस्तकबिल बदलना हो या कुछ वैसी बात होती हम्म। जी। अच्छा, तो ये बताइए, स्वनाम धन्य जाति कुमार रवीश कुमार जी जो ये बात कहते हैं, टर्म इन्होंने इजाद किया है। खैर वो तो आइंस्टाइन के भी अब्बा हो चले हैं कई मामलों में, गाने भी लिख रहे हैं, तमाम चीजें, मोनू दिस मोनू दैट। ये जो गोदी मीडिया नाम का टर्म लाके चिपकाया गया है, तो ये बात क्या मीडिया में भी अब साफ साफ एक बंटवारा दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ जगहों पर तो ये बातें हो रही हैं जैसा आप कह रहे हैं, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नहीं हो रही हैं। तो जहां नहीं हो रही हैं, और आपने अभी पिछली बातचीत में जब ये कहा कि मीडिया में भी वो सारे लोग हैं, काफी संख्या में हैं, जो सेलेक्टिव खबरें चलाते हैं, तो क्या वहां पर एजेंडा खोरी होती है? जो नॉन गोदी मीडिया है, सो कॉल्ड, चलिए हम मान लेते हैं कि गोदी मीडिया का एक वर्ग है, तो क्या वो एक एजेंडा खोर और सुपारी पत्रकारिता, सुपारी जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं? मुझे माफ कीजिएगा दर्शकों, मुझे ना सीरियसली इस सब पर बहुत हंसी आती है। हम्म, मतलब मुझे हंसी आती है इस देश पर और इस प्यारे देश के भविष्य पर। मैंने पूछ लिया, मुझ पर तो नहीं हंसी आ रही है? नहीं, मतलब मुझ आप पर भी आ रही है, खुद पर भी आ रही है कि हम लोग किन चीजों में व्यस्त हैं। हम्म, मतलब किसी रवीश कुमार ने, जो व्यक्ति शुद्ध शुद्ध हिंदी लिख बोल भी नहीं सकता, अब इस बात पर भी मेरी खिंचाई हो सकती है हम्म, कि रवीश कुमार होने से हिंदी लिखने बोलने का क्या मतलब है। हम्म। भाई है, वो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं अपने हिंदी मैं लिखने बोलने से। रवीश कुमार नाम लिया तो मैंने एक नाम लिया, क्योंकि एक पूरे गिरोह को, और उस नहीं पूरे नहीं, गिरोह मैं में आगे की बात जो कह रहा हूँ, अवनीश भाई आप दिल पर मत लीजिए। मैं उनसे आपको जोड़ नहीं रहा हूँ, वो ब्रह्मांड में इकलौते हैं, जैसे कट्टर ईमानदार जी हैं वैसे हम्म, ही वो भी ब्रह्मांड में अपनी विधा में इकलौते। मेरा हम्म, कहने का मतलब है कि गोदी मीडिया क्या होता है यार, क्या हो जाता है गोदी मीडिया मतलब। हम्म, गोदी मीडिया का सीधा मतलब जो अभी की सरकार की नीतियों पर अधिकतर समर्थन के मूड में रहता है या वैसी खबरों को तवज्जो देता है, हम्म। यही ना। मान लीजिए, हालांकि नहीं, सच मैंने बताना किसी की तरफदारी करना तो नहीं होता है। मैं अभी उसके विस्तार में जा ही नहीं रहा हूं। मैं सीधा गोदी मीडिया मैंने यही ना, रवीश जी के मुताबिक जो हाँ, ऑक्सफोर्ड मीडिया हो गए हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गए हैं, तो यही हुआ। उनके हिसाब से यही। और बाकी जो भी है वो मीडिया, मतलब जो एकदम क्रूसेड में कूद पड़ा है, आजादी के स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में है, हाँ, जो हाँ। यूट्यूब यूट्यूब का हथियार लेके एकदम ये फांसीवाद के खिलाफ है, वही ना। अगर कार्टून बनाइए तो वो कलम के ऊपर ऐसे बैठ के जो है वो बिल्कुल उड़ा जा रहा है, हाँ। तो भैया ऐसा है कि 2014 के पहले और 2003-4 में अगर मैं बात करूं तो अभी तो शायद न्यूज रूम वगैरह में ये नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ जी तुम लोगों की क्या है, और अगर गलती से कोई लेफ्ट वाला निकल जाए तो उसे उठा के और बेइज्जत करके निकाल तो नहीं दिया जाता है। लेकिन 2003-4 में तो ऐसा माहौल था कि अगर आप लेफ्टिस्ट नहीं हैं तो जो माहौल जेएनयू में था ठीक वही माहौल न्यूज रूम्स में था। कहने के लिए सारी विविधता और इसकी बातें होती थी, जैसे पूरी जिंदगी कम्युनिस्ट करते रहे हैं।
जो दोगलापन रहा है कथनी और करनी में, उसी तरह बातें वहां सब होती थी, जेंडर के नाम पर फलाना, LGBTQ तक के लिए हो रही थी बातें। व्यालोक भाई, लेकिन जी, व्यालोक भाई ये कह रहे हैं, आपने निर्ूम की हकीकत बताई, तो मैं अपना निजी अनुभव आपको बता दूं। 2010 में मेरे एक अभिन्न मित्र, जो जिनकी आदत थी, वो कलकत्ता उधर बंगाल से आए थे चैनल से, और सेक्टर 16 नोएडा उन्होंने ज्वाइन किया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो चंदन लगाते थे यहाँ पर, टीका। उनको, मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, लेने लायक भी नहीं है, उनको एक हफ्ते तक लगातार टोका गया, और ना उन्होंने बंद किया तो उनको वापस कलकत्ता जाने पर मजबूर कर दिया गया। ये स्थिति थी। हाँ बिल्कुल, ये भी इशू था। टीका अगर आप लगा लिए तो सब ऐसे देखेंगे, ओ दैट फास्ट, फास्ट वास्ट तो ठीक था कि आई डिड इंटरमिटेंट फास्ट एंड फॉर बॉडी एंड योगा, वो सब ठीक था। लेकिन अगर आप पूजा करके टीका लगा के आए हैं, तब तो भाई दिक्कत थी। तो ये सारी बातें एक साथ चलती थी वहां। हाँ, तो अवतार। इसलिए इसलिए अगर कोई गोदी मीडिया कह रहा है, तो कम से कम अभी के राज में कोई भी पत्रकार भाजपा का सदस्य तो नहीं है। ठीक। लेकिन हमारे जमाने में भाई, आप अगर CPM CPI के सदस्य नहीं है, कार्डधारी नहीं है, तो आप पत्रकार ही नहीं है, आप साहित्यकार ही नहीं है। प्रलेश जलेश वगैरह क्या था, और लोग बड़े फख्र से दिखाते थे कि भाई वो CPI के कार्ड धारक थे। इसको मतलब एक तमगे की तरह लिया जाता था। जैसे वो सोवियत रूस की कहानियां पढ़ के हम बड़े आह्लाद से भर जाते थे, ठीक भीष्म बात। साहनी वाली, कि वाह क्या स्कूल था, और वो लोहे का टुकड़ा ले जाके फिर ट्रैक्टर बना के और तीसरी दुनिया के देशों को दिया जाएगा। वाह, माय रशिया इज सो ग्रेट। आहा। हम्म। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो इसलिए ये गोदी मीडिया शब्द ही वाहियात है। मीडिया बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, उस पर छाती पीटने से, कूटने से कुछ नहीं होगा। हम्म। आप देखिए कि जो मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार सोशल मीडिया का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये बकवास चीज है, लालू यादव, वो सारे के सारे आज ट्विटर पर जो जिंदा हैं वो मौजूद हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं बिल्कुल ठीक एक बात है। साथ। यहाँ तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और पूरी तरह से सहमत होते हुए आगे बढ़ाऊंगा कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा नैतिक ही नहीं, बल्कि कामकाजी दबाव भी डाल दिया है स्थापित मीडिया पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैं चलते चलते कंक्लूड करूं, कठुआ और मुजफ्फरनगर की दोनों घटनाओं, ये दोनों घटनाएं, जिनको कि ये मुजफ्फरनगर की घटना को ये कह के प्रस्तुत किया गया कि देखिए साहब, समाज में कितना जहर फैल गया है, देश में तो असहिष्णुता 2014 से ही आ गई है। क्या ये देखिए जहर जैसी कोई बात है कि जहर राजनीतिक पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस और मुसलमानों के नेताओं के अंदर है? ये देखिए तीन बातें हैं, तीन तीन लाइन में इसका मैं निष्कर्ष या निचोड़ कहूंगा। हम्म। पहला कि इस सब तरह के दिलफरेब नारों से मुक्ति पा लेनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पहला। दूसरा कि हिंदू मुस्लिम तो जनता तो एक ही है, ये तो कुछ सियासतदान हैं जो ये, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक बात। समाज में फर्क है, समाज में वह विभाजन की खाई हो गई है, वरना पहले भी यही था। पहले ज्यादा था। पहले तो मुसलमानों को स्लैंग से बुलाया जाता था, हम लोग तो अपने मुसलमान दोस्तों को बुला लेते थे। आज का कोई हिंदू अपने दोस्त को बुला के दिखा दे उस नाम से, अवनीश भाई, हम्म। नहीं समझ, बुला सकता है ना उस नाम से। समझ हम रहे हैं। लोग हम लोगों के जो दोस्त थे OBCs, उनमें से कई को उनके कास्ट के नाम से और हमें पंडितवा पंडितवा कह के बुलाया जाता था। आज की डेट में नहीं बुला सकते हैं, आज ठीक की बात। डेट में मुकदमा हो जाएगा। हम्म। तो ये है कि समाज भी बंटा है और इसके बावजूद रहना साथ ही है। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए सच को,
बिल्कुल, कुल मिला के मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पाखंडी शुद्धतावाद से बाहर आइए, सच को सच कहना सीखिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो मीडिया हो, और नेताओं से तो क्या अपेक्षा करना, खास तौर से मतलब जी कांग्रेस का तो गजब हाल है। वो मुजफ्फरनगर की घटना को जिस धड़ल्ले से ट्वीट किया, और ओवैसी जैसे लोगों का तो यही काम ही है। बहरहाल व्यालोक जी, जी कंक्लूजन अगर मैं निकालूं इस पूरी बातचीत का, तो समाज सुधर रहा है, समाज सुधर चुका है, थोड़ा बहुत अपनी चिंता कर रहा है, मीडिया अपनी चिंता कर ले, और नेता अगर अपनी चिंता कर पाए तो कर लें, नहीं कर पाए तो 2014 से उनको नतीजा ए, दिख ही ए, रहा ए, ए, एक लाइन बस मुझे एकदम है। ब्रह्म वाक्य की तरह सूझा है कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि 2024 में कहीं मोदी जी 350 400 सीटें न ले आए और फिर से ये बुद्धि पिशाच वगैरह कहें कि भाई ईवीएम में खराबी है, जनता में खराबी है और फलनवा में खराबी है। ये कभी अपनी बात को स्वीकारेंगे नहीं और सच से सामना ही नहीं करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि देश की जनता भी यही चाह रही है कि ये अपनी गलती न माने, ये सदैव सच रहें, अकेले स्वांत सुख आए, जो ये कहें वही सच है, 2024 के बाद भी वही सच जारी है, तो क्या हार जाए। चलो जी, हम लोगों ने जो पिछले 25-30 मिनट की जो भी बात की, हमें उम्मीद है कि एक अलग पहलू से इन बातों को दर्शकों तक हम पहुंचा पाए होंगे। दर्शकों, आज की इस चर्चा के लिए व्यालोक जी को देते हैं धन्यवाद, और इससे पहले कि व्यालोक जी से हम विदा लें, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार।